सूरज की गर्मी के बढ़ने के साथ ही गांव धनोहा वासियों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि लल्लूराम और उनकी पत्नी सुशीला देवी अभी तक सोकर क्यों नहीं उठे, जबकि गांव में वही दोनों सबसे पहले उठते थे। बाल बच्चे थे नहीं, इसलिए बूढ़ा बूढ़ू रात को जल्दी सो जाते थे। यही वजह थी कि वे सुबह जल्दी उठ भी जाते थे। लेकिन उस दिन सुबह दोनों में से कोई दिखाई नहीं दिया तो पड़ोस में रहने वाले उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद पता लगाने के लिए उनके घर जा पहुंचे। वह यह देखकर हैरान रह गए कि बाहर ताला लगा है। इसकी वजह यह थी कि लल्लूराम कभी बाहर दरवाजे में ताला लगाते ही नहीं थे। वैसे तो वह जल्दी कहीं आते जाते नहीं थे। अगर कभी किसी के शादी ब्याह में जाना भी होता था तो घर द्वार सब भाई को ही सौंप कर जाते थे। अब तक 9 बज चुके थे। बिना बताए कहीं बाहर जाने का सवाल ही नहीं था। अगर गांव या खेतों की ओर कहीं गए होते तो अब तक आ गए होते। यह खबर सुनकर पूरा गांव लल्लूराम के घर के सामने इकट्ठा हो गया था। दरवाजे पर जो ताला लगा था वह एकदम नया था, इसलिए लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। लल्लूराम का घर सड़क के किनारे था। लोगों ने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में डकैतों ने इनके घर धावा बोलकर लूटपाट करने के साथ दोनों को खत्म कर दिया हो। यही सोचकर कुछ बुजुर्गों ने वहां खड़े लड़कों से कहा कि दरवाजे पर चढ़कर ऊपर लगी जाली से देखो तो अंदर कोई दिखाई दे रहा है या नहीं। बुजुर्गों के कहने पर 2 लड़कों ने दरवाजे पर चढ़कर अंदर झांका तो उनके मुंह से चीख निकल गई। लल्लूराम और उनकी पत्नी सुशीला देवी की रक्तरंजित लाशें अलग-अलग चारपाइयों पर पड़ी थी। तुरंत क्षेत्रीय थाना नैनी को फोन द्वारा इस घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलने के लगभग आधा घंटे बाद थाना नैनी के थाना प्रभारी रामदर्श यादव सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल पर आ पहुंचे। पुलिस ने ताला तोड़वाकर दरवाजा खोलवाया। अंदर जाने पर पता चला कि बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। थाना प्रभारी ने इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देकर लाश तथा घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया। थोड़ी देर में डीआईजी रविंद्र और एसएसपी मोहित अग्रवाल, एसपी यमुना पार लल्लन राय डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम के साथ वहां पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचे फोरेंसिक एक्सपर्ट प्रेम कुमार भारती ने खून के धब्बों का नमूना उठाने के साथ वहां पड़े 2 पत्थरों से अंगुलियों के निशान उठाए। उन पत्थरों पर खून लगा था। पुलिस का अंदाजा था कि पत्थरों से बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई थी। सारी औपचारिक कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। यह 14 जून 2013 की बात है। कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने मृतक लल्लूराम के बड़े भाई जमुना प्रसाद से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार लल्लूराम निसंतान थे। वह अपने काम से काम रखते थे। भाइयों में भी आपस में कोई झगड़ा झंझट नहीं था। हाँ, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए लगता यही है कि लूट के लिए पति पत्नी को मारा गया है। लल्लूराम के परिवार वालों के अनुसार उनका मकान ही लगभग 20 लाख रुपए के आसपास था। इसके अलावा उनके पास कई बीघा जमीन थी जो करोड़ों रुपए की थी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपना 1 बीघा खेत 15 लाख रुपए में बेचा था। उनके पास लाखों के गहने भी थे, जबकि उनकी करोड़ों की इस संपत्ति का कोई वारिस नहीं था। उनके बड़े भाई जमुना प्रसाद का बेटा रवि जरूर उनकी तथा उनके खेतों की देखभाल के लिए उन्हीं के घर ज्यादा रहता था। दोनों भाइयों के घर अगल-बगल ही थे, इसलिए रवि को चाचा चाची की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन रवि एक नंबर का नशेड़ी था। वह हमेशा स्मैक के नशे में डूबा रहता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और वह 3 बच्चों का बाप था। ये तीनों बच्चे उसकी दूसरी पत्नी रेखा तिवारी से थे। उसकी पहली पत्नी ने उसके नशेड़ीपने की वजह से ही तलाक ले लिया था। उसके बाद लल्लूराम की पत्नी यानी रवि की चाची सुशीला देवी ने उसकी शादी अपनी बहन की बेटी रेखा से करा दी थी। रेखा भी रवि के नशे से आज जा चुकी थी। यही वजह थी कि इधर वह बच्चों को लेकर करछना में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के यहाँ रह रही थी। एक तो रवि नशेड़ी था, दूसरे करता धरता भी कुछ नहीं था। इसके अलावा लल्लूराम के यहाँ रहने की वजह से उसे उनके घर के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए पुलिस को पहले उसी पर संदेह हुआ। पुलिस ने उसे थाने लाकर हर तरह से पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में रवि निर्दोष साबित हुआ। हत्याएं लूटपाट के इरादे से की गई थी, लेकिन घर का कोई सामान गायब हुआ हो ऐसा लग नहीं रहा था। अगर कुछ गायब हुआ भी था तो इसकी जानकारी रवि की पत्नी रेखा से ही मिल सकती थी, क्योंकि लल्लूराम और सुशीला देवी के अलावा उस घर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रेखा को ही थी। पुलिस रेखा से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह सिर्फ क्रियाकर्म वाले दिन ही दिखाई दी थी, उसके बाद गायब हो गई थी।
मामले के खुलासे के लिए एसपी यमुना पाल लल्लन राय ने सीओ राधेश्याम राम के नेतृत्व में इंस्पेक्टर नैनी रामदर्श यादव, एसआई वी.पी. तिवारी, हेड कांस्टेबल शशिकांत यादव, कांस्टेबल मोहम्मद खालिद, शिव बाबू आदि को लेकर एक टीम बनाई। इस टीम ने पहले तो अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। अपने इन्हीं मुखबिरों से पुलिस को पता चला कि नशेड़ी पति के अत्याचार से परेशान रेखा के संबंध धनुहा के ही रहने वाले बब्बू पांडेय से बन गए थे। रेखा इस समय कहाँ है? पुलिस टीम ने यह पता किया तो जानकारी मिली कि उसका मंझला बेटा लक्ष्य काफी बीमार है, जिसे उसने इलाहाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर रखा है। उसके इलाज का सारा खर्च करछना का रहने वाला बब्बू पांडे का दोस्त रामबाबू पाल उठा रहा है। पुलिस का माथा ठनका, रेखा के बेटे का इलाज एक गैर आदमी क्यों करा रहा है? पुलिस ने जब इस बारे में पता किया तो जो जानकारी मिली उसके अनुसार पति की प्रताड़ना और ससुराल वालों की उपेक्षा से रेखा पति और ससुराल वालों से दूर होती चली गई थी। उसी बीच गांव के ही रहने वाले बब्बू पांड्या और उसके दोस्त रामबाबू पाल ने उससे सहानुभूति दिखाई तो दोनों से ही उसके घनिष्ठ संबंध बन गए थे। इन बातों से पुलिस को लगा कि इस हत्याकांड में कहीं रेखा और उससे सहानुभूति दिखाने वालों का हाथ तो नहीं है। यह बात दिमाग में आते ही थाना नैनी पुलिस ने 18 जून की रात छापा मारकर बब्बू पांड्या और रामबाबू पाल को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की जाने लगी। पहले तो दोनों कहते रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि लल्लूराम तिवारी और उनकी पत्नी सुशीला देवी की हत्या उन्हीं लोगों ने रेखा की मदद से की थी। रामबाबू पाल ने रेखा से अपने अवैध संबंध होने की बात भी स्वीकार कर ली, लेकिन बब्बू ने ऐसी कोई बात नहीं स्वीकार की, जबकि रेखा से उसके भी संबंध थे, क्योंकि उसी की वजह से रामबाबू पाल रेखा तक पहुंचा था। रेखा को रामबाबू पाल और बब्बू पांड्या की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वह बच्चों को लेकर फरार हो गई, मगर जल्दी ही पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों से की गई पूछताछ में जो जानकारी मिली उसके अनुसार यह कहानी कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के जिला रीवा के चाकघाट के गांव मरबरा की रहने वाली रेखा का विवाह सन 2010 में उसकी सगी मौसी सुशीला देवी ने अपने जेठ जमुना प्रसाद के बेटे रवि से करा दिया था। रेखा विदा होकर ससुराल आई तो उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसका पति हद दर्जे का नशेड़ी है। इसकी वजह यह थी कि निस्संतान सुशीला देवी को रवि से सहानुभूति थी, इसीलिए वह उसे ज्यादातर अपने साथ रखती थी। रवि भी उन लोगों की हर तरह से देखभाल करता था। सुशीला देवी ने रेखा की शादी उससे यह सोचकर कराई थी कि रेखा अपनी है, इसलिए वह बुढ़ापे में उनकी देखभाल ठीक से करेगी। लेकिन शादी के बाद मौसी को कोसने और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने के अलावा रेखा के पास कोई उपाय नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता रहा और रेखा अंश, लक्ष्य और सुख 3 बेटों की मां बनी। 3 बेटों का बाप बनने के बाद भी रवि की नशे की आदत छूटने के बजाय बढ़ती ही गई। रेखा मना करती तो वह उसे जानवरों की तरह पीटता। रेखा के लिए एक परेशानी यह थी कि रवि उसके पास के पैसे भी छीन लेता था। शादी में मिले गहने तो उसने पहले ही नशे की भेंट चढ़ा दिए थे। पति के उत्पातों से आज जाकर रेखा कभी भी करछना में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती थी। वक्त जरूरत मौसी सुशीला भी मदद कर देती थी, लेकिन जिस तरह की मदद की उम्मीद रेखा उनसे करती थी वह भी नहीं करती थी। सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खींच लिए थे। इस तरह रेखा और उसके बच्चे उपेक्षित सा जीवन जी रहे थे। इसके लिए वह अपनी मौसी सुशीला को ही दोषी मानती थी। पति और ससुराल वालों से त्रस्त रेखा अक्सर करछना में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ आती जाती रहती थी। इसी आने जाने में उसकी मुलाकात उसके बहनोई राजू पांड्या तथा गांव के बब्बू पांड्या के दोस्त रामबाबू पाल से हुई। रामबाबू पाल से रेखा ने अपनी परेशानी बताई तो वह रेखा से सहानुभूति दिखाने के साथ साथ वक्त जरूरत उसकी मदद भी करने लगा। इसी का नतीजा था कि दोनों के बीच संबंध बन गए। बब्बू की वजह से रेखा के संबंध रामबाबू पाल से बन गए। बब्बू रामबाबू का पक्का दोस्त था। यही नहीं, गांव का होने की वजह से बब्बू रेखा के घर भी आता जाता था और रवि का दोस्त होने की वजह से रेखा को भाभी कहता था। भले ही रेखा ने दोनों से मजबूरी में शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन संबंध तो बन ही गए थे। मई के अंतिम सप्ताह में रेखा का मंझला बेटा 7 साल का लक्ष्य अचानक बीमार पड़ा। रेखा ने मौसा लल्लूराम और मौसी सुशीला देवी से बच्चे की बीमारी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। झोला छाप डॉक्टर से दवा लाकर उसे दी जाती रही। फायदा होने के बजाय धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई। रवि को बेटे की बीमारी से कोई मतलब नहीं था। वह स्मैक पिए पड़ा रहता था।
रेखा ने देखा कि लक्ष्य की बीमारी को ससुराल में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है तो वह बेटों को लेकर अपनी बहन के यहाँ करछना चली गई। वहाँ उसने बेटे की बीमारी के बारे में राम बाबू को बताया तो एक पल गनवाए बगैर वह उसे सीधे इलाहाबाद ले गया और एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने लक्ष्य को जो बीमारी बताई उसके इलाज पर लंबा खर्च आने वाला था। डॉक्टर की बात सुनकर रेखा रोने लगी। उसे रोता देख राम बाबू ने तड़प कर कहा, रेखा तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ न, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे जैसे भी होगा मैं लक्ष्य का इलाज कराऊंगा। रेखा जानती थी कि राम बाबू के पास भी उतने पैसे नहीं हैं, जितने लक्ष्य के इलाज के लिए जरूरत है। राम बाबू की करछना बाजार में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। उसी की कमाई से किसी तरह घर का खर्च चलता था। यही सब सोचकर रेखा ने कहा, कहाँ से लाओगे इतने रुपए? यहाँ 10-20 हजार रुपए की बात नहीं है, डॉक्टर ने लाख रुपए से ऊपर का खर्च बताया है। सास ससुर के पास इतना पैसा है नहीं, पति बेकार ही है। जिनके पास पैसा है उनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। रेखा मन छोटा मत करो, मेरे ख्याल से एक बार अपने मौसा मौसी से बात कर लो। पोते का मामला है, शायद वे इलाज के लिए पैसे दे ही दे। वे लोग बहुत कंजूस है, फूटी कौड़ी नहीं देंगे। रेखा ने कहा, फिर भी तुम कह रहे हो तो गांव जाकर जरूर कहूंगी। बेटे के लिए उनके पैरों पर गिरकर रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। इस पर भी उनका दिल न पसीजा तो क्या होगा, उसके बाद देखा जाएगा। कोई न कोई रास्ता तो निकालूंगा ही। वैसे भी तुम्हारी मौसी के पास पैसों की कमी नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, कोई खाने वाला भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मना नहीं करेगी। राम बाबू ने कहा। राम बाबू के कहने पर रेखा धनुहा जाकर लल्लूराम से मिली। उसने रोते हुए उनसे बेटे की बीमारी और इलाज पर आने वाले खर्च के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है, तुम अपने ससुर से क्यों नहीं कहती? सुशीला देवी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। रेखा को पता था कि उसके ससुर जमुना प्रसाद की माली हालत जर्जर है, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। रेखा क्या करती, इलाहाबाद वापस आ गई। रेखा का उतरा चेहरा देखकर ही राम बाबू समझ गया कि उसके वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने वहां भेजकर तुम्हें बेकार ही परेशान किया। राम बाबू की बात सुनकर रेखा रोते हुए बोली, मेरे मौसा और मौसी कंजूस ही नहीं, बेरहम भी हैं। इतना पैसा जोड़ कर रखे हैं, न जाने किसे देंगे, कल को मर जाएंगे, सब यही रह जाएगा। उनकी कोई औलाद तो है नहीं, वे औलाद का दर्द क्या जाने। पैसा उनका है, नहीं दे रहे हैं तो कोई कर ही क्या सकता है। राम बाबू ने कहा, कर क्यों नहीं सकता, अगर तुम मेरा साथ दो तो उनकी सारी दौलत हमारी हो सकती है। लक्ष्य का इलाज भी हो जाएगा और मैं उस नशेड़ी को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। रेखा ने कहा, इसके लिए करना क्या होगा? हत्या, उन दोनों बूढ़ों की हत्या करनी होगी। आज नहीं तो कल उन्हें वैसे भी मरना है, क्यों न यह शुभ काम हम लोग ही कर दे। बोलो, तुम मेरा साथ दे सकते हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ही क्या, इस नेक काम में बब्बू भी हमारा साथ दे सकता है, इसके एवज में उसे भी कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, बब्बू से बात कर लो, अब यह नेक काम हमें जल्द ही कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों का ज्यादा दिनों तक जीना ठीक नहीं है, इस तरह के लोग इसी लायक होते हैं। रेखा ने कहा। राम बाबू ने फोन करके बब्बू को भी वहीं बुला लिया। इसके बाद तीनों ने बैठकर लल्लूराम और सुशीला देवी की हत्या करके उनके यहाँ लूटपाट की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत रेखा अपनी ससुराल जा पहुंची। रात में खा पी कर लल्लूराम और सुशीला गहरी नींद सो गए तो उसने फोन करके राम बाबू और बब्बू को बुला लिया। दरवाजा उसने पहले ही खोल दिया था। दोनों सावधानी पूर्वक अंदर पहुंचे और गहरी नींद सो रहे वृद्ध दंपत्ति के ऊपर भारी भरकम पत्थर पटक कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद तीनों ने रुपए और गहने की तलाश में कमरों का एक एक सामान खंगाल डाला, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। राम बाबू और बब्बू लल्लूराम और सुशीला देवी की हत्या का पछतावा करते हुए भाग निकले। अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने रेखा, राम बाबू पाल और बब्बू पांड्या के खिलाफ लल्लूराम और सुशीला देवी की हत्या का मुकदमा दर्ज करके 21 जून को इलाहाबाद की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी मोहित अग्रवाल ने 5000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।